हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से हम समीकरण के अलग अलग टाइप को बताएंगे। तो आप हमें अंत तक जरूर देखें और समझने का प्रयास करेंगे। और ये जो है समीकरण का दूसरा लेक्चर है। अगर आप पहला लेक्चर नहीं देखें तो आप उसे जरूर देखें, वो कल अपलोड कर दिया है। हम इसका ऊपर आई बटन में उसको डाल देंगे, आप उसे अवश्य देख लें। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो आप अपने सारे दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में चर्चा अवश्य करें। आइए देखते हैं। सबसे पहला अभिक्रिया जो है रिएक्शन, इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया मतलब रिएक्शन होता है। जब एक तत्व दूसरे तत्व से मिल जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रिएक्शन। तो संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो से अधिक तत्व, या तो दो तत्व रहे या दो से अधिक तत्व भी हो सकता है, वो अभिक्रिया कर करके संयोग कर करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसमें पदार्थ में क्या आएंगे? तो पदार्थ आप जानते, जैसे हम कल भी बोले थे, ये हाइड्रोजन ये तत्व है, ऐसे ये तत्व है और तत्व मिलकर के यौगिक बनता है और यौगिक से फिर पदार्थ का निर्माण हो जाता है। तो ये हो गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब क्या है? तत्व। तो ये सारे अभिक्रिया करके एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर करके नए पदार्थ का निर्माण करेंगे। तो हम उसको क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। हमने एक एग्जाम्पल लिखा है, जैसे में कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। दो या दो से अधिक नए पदार्थ मिलकर करके नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आप समझ गए होंगे। फिर से इसको समझिए। जैसे में ये कार्बन है, कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया कर करके बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। हम संतुलित और संतुलित के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑक्सीजन इधर साइड RHS में 2 है तो इधर भी 2 है, कार्बन 2 है, 1 है तो इधर भी कार्बन 1 है। आपको ये बता देते हैं कि ये जो है इसको कहते हैं अभिकारक। जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है, जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है, हम उसे क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं, हम उसे कहते हैं अभिकारक, अंग्रेजी में रिएक्टेंट। तो आपसे कोई पूछे कि बताइए अभिकारक क्या है, तो जो पदार्थ अभिकारक क्या है? जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। अभिकारक, तो ये हो गया अभिकारक। और इस जो नया पदार्थ निर्माण होगा, इसका गुण इसके गुण से बिल्कुल नहीं मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड दूसरा चीज है, कार्बन दूसरा चीज है और ऑक्सीजन दूसरा चीज है, तो उसको क्या बोलते हैं? अभिकारक कहते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेता है। लेकिन प्रतिफल किसको कहते हैं? आप ये भी जानते होंगे कि प्रतिफल जो कहते हैं, प्रतिफल अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया के फलस्वरूप नए पदार्थ, नए फलस्वरूप बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। तो इसमें आपसे पूछे कि प्रतिफल क्या है, तो हम बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। हम एक देखते हैं, एक और देखते हैं कि जैसे में मैग्नीशियम को हम अभिक्रिया करा देंगे किससे? ऑक्सीजन से, तो क्या बनेगा? आप बोलेंगे ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, MgO। तो क्या यहाँ देख रहे हैं, क्या ये संतुलित है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल संतुलित नहीं, ये संतुलित नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको संतुलित करना होगा। संतुलित कैसे करते हैं? उसमें दिख रहा है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन इधर 2 है तो इधर 2 नहीं है, तो हम यहाँ 2 नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। तो ये लिखने का गलत तरीका है। हमें ऑक्सीजन जब 2 बनाना है तो हम इसके आगे गुणक के रूप में लिखते हैं 2, तब मैग्नीशियम भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 2 हम लगा देंगे, यानी मैग्नीशियम भी LHS में और RHS में दोनों बगल परमाणुओं की संख्या बराबर हो गया, तो क्या हो जाएगा? संतुलित समीकरण। तो ये संतुलित समीकरण है। अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं, इसको रिएक्टेंट भी बोलते हैं। आप इसको ध्यान देना। ऊपर
आइए अब हम देखते हैं वियोजन अभिक्रिया क्या है। हमने समझ लिया संयोजन अभिक्रिया, आप पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया के बारे में। वियोजन अभिक्रिया का मतलब होता है कि एक बड़ा अणु जो रहेगा वह दो छोटे छोटे, दो या दो से अधिक छोटे अणु में वो टूट जाएगा, तो हम उसको क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ देखिए वियोजन अभिक्रिया उसे कहते हैं। डायरेक्ट आपसे डिफिनेशन पूछ सकता है, बताइए वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए, तो कैसे करेंगे। वियोजन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है जिसमें किसी बड़े यौगिक के अणु, यहाँ बड़े यौगिक के अणु, यहाँ लिखिए बड़े यौगिक के अणु के टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनते हैं। दो भी बन सकता है, दो से अधिक भी बन सकता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको पकड़िए। तो उस यौगिक दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनते हैं, इसका गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल अलग होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। जैसे में कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है ये हम आपको बताते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को आप कैसे प्राप्त करेंगे, सबसे पहले CaCO3 को देखते हैं कि कैसे आता है। जैसे में एक होता है CaO, इसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, इसका नाम कली चूना भी है। कि नाम है, कली चूना। जो लोग चूना जिससे घर का पोताई करते हैं, कली चूना, इसका नाम कली चूना है। लेकिन अगर ये कैल्शियम ऑक्साइड का जल से अभिक्रिया करा देंगे तो CaO का अभिक्रिया जब जल से होता है, जब जल से अभिक्रिया कराएंगे तो ये बुझा हुआ चूना कहलाएगा। इसका मतलब है ये बन जाएगा अभिक्रिया करके CaOH का होल ट्वाइस। ये CaOH का होल ट्वाइस, इसको कहते बुझा चूना, जबकि इसको कहते अनबुझा चूना। इसको कहते अनबुझा चूना, ये अनबुझा चूना है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का जल से अभिक्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अब की करते हैं, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा चूना से पेंट करते हैं। जब आप पेंट करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवार पर CaOH का होल ट्वाइस, तो ये क्या हो जाता है, ये वातावरण में बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से फिर अभिक्रिया करता है। जब फिर अभिक्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके ये बनाता है CaCO3, यहाँ हो जाएगा CaCO3। और इसमें हाइड्रोजन गैस भी निकलेगा, इसमें हाइड्रोजन गैस भी निकलता है। और उसे क्या कर रहा है, नीचे रखिए, CaCO3 बंद करिए उसको, CaCO3 और बनेगा हाइड्रोजन। तो जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा चूना जब वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, और वाष्प के रूप में जल की भी प्राप्ति होता है, और ये जल वाष्प वातावरण में फिर चला जाता है, तो हम इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अगर कैल्शियम कार्बोनेट को फिर हम गर्म करते हैं, जब गर्म करेंगे तो ये फिर से प्राप्त हो जाएगा कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको हम कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। वैसे अभिक्रिया जिसमें किसी बड़े यौगिक का अणु टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक में बन जाते हैं, और इसका गुण जो होगा कैल्शियम ऑक्साइड का गुण और कार्बन डाइऑक्साइड का गुण, ये ऊपर का तीर चिन्ह ये बता रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर उड़ रहा है, जबकि ये कैल्शियम ऑक्साइड बच जाएगा। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का इसका ये मतलब हुआ, आप समझ गए होंगे। तो अब हम देखते हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग सीमेंट बनाने में करते हैं। क्या करते हैं, सीमेंट बनाने में कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। कली चूना का उपयोग किसमें करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम अगला देखेंगे, अगला अभिक्रिया, तब तक उसको अथी कर। अब हम अगला टाइप देखेंगे जिसका नाम है एकल विस्थापन अभिक्रिया। इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब एक तत्व दूसरे को इसमें विस्थापित कर देता है, मतलब हटा देता है। जैसे कोई जंगल में एक शक्तिशाली शेर है तो दूसरे को वहां रहने के लिए नहीं देता है, इस प्रकार से इसमें भी होता है, ये समझते। वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह द्वारा दूसरे परमाणु को हटा दिया जाता है। विस्थापित मतलब होता है हटा देना। तो जब हटा दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे में देखेंगे कि जब इसमें लोहा का अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के विलयन से करा रहे,
ये कॉपर सल्फेट का विलयन होता है। जब इसमें हम लोहा की कांटी को डाल देते हैं तो ये हरे रंग, ये फेरस सल्फेट बन जाता है, फेरस सल्फेट, और उससे कॉपर अलग हो जाता है। यहाँ क्या देख रहे हैं, जब लोहा को हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल रहे हैं तो बन तो रहा फेरस सल्फेट, बन गया फेरस सल्फेट, और अलग क्यों रहा है, कॉपर। जब इससे कॉपर अलग हो गया तो हम इसे क्या कहेंगे, एकल विस्थापन अभिक्रिया। एगो को ये अलग कर दिया। इसमें ये भी बात ध्यान रखना होता है कि ये जो लोहा जो होता है, लोहा, इससे ये पता चल जाता है कि लोहा जो है, लोहा ये कॉपर से, कॉपर का अर्थ होता है तांबा, कॉपर तांबा परमाणु संख्या 29। तो ये कॉपर जो है वह कॉपर को विस्थापित कर दिया। इसका मतलब क्या है कि तांबा से ज्यादा अभिक्रियाशील है, ज्यादा रिएक्शन करेगा कौन, लोहा। लोहा ज्यादा क्रियाशील होता है तांबा से। इस अभिक्रिया से यह भी हमें पता चलता है कि कॉपर से अधिक क्रियाशील कौन है, लोहा। इससे यह पता चलता है, यहां लिख देते हैं, इससे यह पता चलता है, यह पता चलता है कि लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है। तो इसी को बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। जब किसी परमाणु के द्वारा किसी परमाणु को विस्थापित कर दिया जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया। अब आगे एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे में जिंक का रिएक्शन हम करा देते हैं, अभिक्रिया कराती कॉपर सल्फेट के विलयन में। जब जिंक के टुकड़े को डाल दिया जाता है तो वहां बनता है जिंक सल्फेट और उससे अलग हो जाता है कॉपर। तो यहाँ कॉपर सल्फेट के विलयन में जब जिंक के टुकड़े को डालते हैं तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट, और कॉपर अलग हो गया। इसका मतलब क्या है कि कॉपर से अधिक क्रियाशील है जिंक। वहां कॉपर से अधिक था कौची, लोहा, यहाँ कॉपर से अधिक क्रियाशील कौची, जिंक। जब जिंक को इससे विस्थापित कर जाता है, मतलब जिंक यहाँ था, पहले यहाँ कॉपर था, कॉपर से ये अलग हो गया, कॉपर अलग हो गया और इसके साथ जिंक जुट गया तो बन गया जिंक सल्फेट। इसी को बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। फिर उसी तरह से कॉपर को जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालते हैं तो कॉपर नाइट्रेट का विलयन बन जाता है और इससे चांदी अलग हो जाता है। तो सबसे कम इसमें ये तीनों जो तत्व देख रहे हैं, इसमें अगर कोई पूछे आपको कि बताइए सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है, तो आप बता सकते हैं कि ये लोहा जो है ये अधिक क्रियाशील है, किससे, जिंक से। जिंक से अधिक क्रियाशील है लोहा, कॉपर से पहले अधिक क्रियाशील है। लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील है और कॉपर से अधिक क्रियाशील कौन है, जिंक। एक सेकंड, तो यहां हो जाएगा लोहा जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है। पहला से यह पता चलता है कि लोहा जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है, जबकि दूसरा समीकरण से पता चलता है कि कॉपर से अधिक क्रियाशील कौन है, जिंक धातु जो है अधिक क्रियाशील है। और तीसरा से पता चलता है कि कॉपर जो है, कॉपर से अधिक, कॉपर एजी का अर्थ होता है चांदी, अर्जेंटम इसको कहते हैं। तो अर्जेंटम से अधिक क्रियाशील कौन सी है, कॉपर धातु जो है अधिक क्रियाशील है। तो आपको ये बता दें, ये चांदी जो होता है, चांदी विद्युत का सर्वाधिक सुचालक होता है। विद्युत का सर्वाधिक सुचालक कहेगा, बताइए कौन सा ऐसा धातु है या किसका ऐसा तार होगा जिसमें से सबसे अधिक करंट प्रवाहित होगा, करंट प्रवाहित होने के लिए अच्छा होता है। तो आप बोलेंगे वहां सिल्वर का तार। चांदी के तार में अधिक वो सुचालक होता है। लेकिन अगर यदि आपको ये पूछे कि बताइए कि कौन सा ऐसा धातु है जिसमें तन्यता अधिक होता है, तन्यता माने हम उसे लमार कर करके उसको चोट पहुंचा करके पीट कर करके अधिक बड़ा कर सकते हैं, तो आपको यह ध्यान रखना है कि इसमें इसका आंसर हो जाएगा सोना। सोना जो है, सोना को पीट करके हम अधिक कर सकते हैं। आप विश्वास मानेंगे कि 2 ग्राम अगर सोना आपके पास है तो आप इसे 3 किलोमीटर तक तार बना सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो तन्यता सबसे अधिक होता है सोना में, और जबकि विद्युत का सुचालक सर्वाधिक होता है चांदी। जितना भी तत्व पाया जाता है सबसे ये होता है, सोना सबसे कम क्रियाशील धातु है, ये भी ध्यान रखना है। इसलिए हम आभूषण वगैरह में
सोना का उपयोग करते हैं। चांदी में बहुत दिनों के बाद जंग लग जाता है। आप देखते होंगे घर में जो बूढ़ा बूढ़ी होते हैं वो चांदी का आभूषण पहने रहते हैं, तो उसमें बहुत दिनों के बाद वो काला हो जाता है, इसलिए क्योंकि ये क्रियाशील है, बहुत दिनों के बाद इसमें लग जाता है। लेकिन सोना में बहुत दिनों के बाद लगता है, ये आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं अगला प्रकार का जो अभिक्रिया होगा, उसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। हमने देख लिया। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं कि समझ में आया कि नहीं आया, और हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे अपने भर। तो उभय विस्थापन अभिक्रिया का उभय का अर्थ होता है दोनों। उभय का मतलब उभयनिष्ठ में क्या होता है? दोनों, बोथ, अंग्रेजी में मतलब बोथ, जो दोनों में रहेगा उसको कहते हैं उभयनिष्ठ। जैसे में आप पढ़े होंगे 5x + 3x, इसमें दोनों में क्या है? x, तो x हो जाएगा उभयनिष्ठ है, तो x तो यहाँ बचेगा 5 + 3, तो कुल मिलाकर के किसी भी तरह करिए तो ये 8x हो जाएगा। तो ये आपका जो है उभयनिष्ठ उसको कहते हैं जो दोनों में होता है। तो उभय विस्थापन अभिक्रिया कहती है वैसे अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयन का आदान प्रदान करेगा। आयनों का आदान प्रदान मतलब एक्सचेंज, हम तुमको दे रहे तो आप हमें दे दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? आदान प्रदान हो जाता है। आयनों का विनिमय, विनिमय को हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सचेंज। एक्सचेंज कर करके जब बनाएगा तो हम उसको क्या कहते हैं? उभय विस्थापन अभिक्रिया। जैसे में आप इसको समझिएगा कि एक प्रकार का ये जो है आपका यौगिक है XY, एक यौगिक AB यौगिक है, तो X से जब अभिक्रिया कराएंगे तो X B के साथ चला गया। यहाँ देख रहे X जब किसके साथ चला गया? B, पहले Y था इसके साथ, लेकिन अब हो गया यहाँ रिएक्शन करने के बाद B के साथ हो गया, तो ये B के साथ हो गया, और Y वाला हो गया A के साथ। तो यहाँ आयनों का आदान प्रदान हो गया, B चला गया X के साथ और Y चला गया A के साथ। तो यहाँ आयनों का आदान प्रदान जब होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? उभय विस्थापन अभिक्रिया। एक एग्जाम्पल है, आप इसको भी समझेंगे। जैसे में सोडियम क्लोराइड, ये साधारण नमक का सूत्र है, आपको ये ध्यान रखना है, NaCl। हम इसे समुद्री जल से प्राप्त करते हैं नमक, तो उसमें सोडियम क्लोराइड इसका साधारण नाम होता है। ये सिल्वर नाइट्रेट है। जब सोडियम क्लोराइड का अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट से हम करते हैं, ये भी एक यौगिक है, ये भी यौगिक है। यौगिक किसको कहते हैं? जो दो तत्वों से अभिक्रिया कर करके बनता है उसको हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं, कंपाउंड। तो ये हो गया सोडियम क्लोराइड और AgNO3। जब इसका अभिक्रिया हम कराएंगे तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि Ag के साथ Cl हो रहा है, सोडियम ये सिल्वर क्लोराइड एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहले Na के साथ Cl था, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? Cl के साथ हो रहा है। फिर NO3 किसके साथ चला गया? सोडियम के साथ चला गया, तो एक्सचेंज हो गया कि नहीं? एक्सचेंज जब हो जाएगा, आयनों का आदान प्रदान, तो हम उसे क्या कहते हैं? उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये आपको ये बात ध्यान रखना है, इसको क्या कहते हैं? उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया हो गया। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये तीर जो नीचे भारी जो तीर ये बता रहा है कि ये अवक्षेप, जब तीर नीचे बताने लगे आपको नीचे, तो समझ जाइए कि वो अवक्षेप बनता है। अवक्षेप दही के जैसा एक गाढ़ा पदार्थ होता है, उसको अवक्षेप कहते हैं। जैसे आज जब आप बालू को से मिला हुआ जब पानी में मिला देते हैं, तो जब वो बालू नीचे बैठता है तो वो अवक्षेप के रूप में होता है। उसी तरह से सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप के रूप में बनता है, और सिल्वर सोडियम नाइट्रेट। ये आपको ये ध्यान रखना है, बताना है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। साथियों, तो हमने ये आपको 3, 4, 5 प्रकार का टोटल बताने का प्रयास किया। हम आपको जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो आप अपने सारे दोस्तों को शेयर जरूर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, ताकि हमको अंदर से मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो इसको पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।